डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस काफी हो गया, पता चल गया आप लोग लाइव हैं। यस सर। ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अभी अपने लेक्चर को। सेकंड लेक्चर जो हमने शुरू किया हुआ था उसको पहले ख़त्म कर लेते हैं, देन हम जाते हैं अपने थर्ड लेक्चर की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह। तो सेकंड लेक्चर जो हमने शुरू किया था उसमें ये था कि हमने कल देखा था कि डाटा माइनिंग क्या है। तो उसको फॉर्मली हमने डिस्क्राइब किया था कि डाटा माइनिंग क्या होता है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि डाटा माइनिंग क्या होती है। आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि डाटा माइनिंग क्या होती है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। डाटा माइनिंग हम कहते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग पैटर्न और नॉलेज फ्रॉम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग पैटर्न, जो भी हमारे इंटरेस्ट का पैटर्न होता है उसको हमने अपने ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसमें से पैटर्न को निकालने को हम कहता है कि ये हमारे पास क्या है, डाटा माइनिंग है। इसके हमने बेशुमार अदर नेम्स भी देखे थे कि डाटा माइनिंग के अदर नेम के, जिसको हम नॉलेज डिस्कवरी भी कहते हैं, इसको नॉलेज एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, इसको इंफॉर्मेशन हार्वेस्टिंग भी कहते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस, बेशुमार नेम्स हैं। और देन हमने ये देखा था कि जो हॉटेस्ट जॉब ऑफ ईयर 2020 थी, इसको वो डाटा माइनिंग से रिलेटेड ही होंगी। इसको टाइम मैगजीन ने 22 मई 2000 में ये प्रिडिक्शन की थी। और इसको 10 अर्निंग एमर्जिंग एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी होगा डाटा माइनिंग जो है। इसको MIT मैगजीन ऑफ टेक्नोलॉजी रिव्यू ने 2001 में इसको पब्लिश किया था। सो अगर हम इसके बढ़ते हुए ट्रेंड को देखें, डिमांड को देखें, बढ़ते हुए डाटा के ग्रोथ को देखें, तो हम अभी हम जो प्रेडिक्शन की हुई थी टाइम मैगजीन ने या MIT मैगजीन ने, तो उनकी प्रेडिक्शन अभी बिल्कुल सही है कि जो हमारे पास डाटा है वो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा अवेलेबल है। और ये सिंस 90s, ठीक है। हमने कल पिछली क्लास में देखा था कि जो टेक्नोलॉजी का ग्रोथ है या डेटाबेस की एवोल्यूशन है, उस एवोल्यूशन के अंदर सिंस 1990s जो है वो ये डाटा माइनिंग यूज़ किया जा रहा है। और उसी डाटा के ग्रोथ को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे पास अगर हम देखें तो डाटा इतनी ह्यूज अमाउंट में मौजूद है कि हमें इसकी ज़रूरत है कि हम उसमें से अपने इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को निकाल सकें, क्योंकि इतने बड़े डाटा को तो हम एक्सप्लोर कर नहीं सकते, ना ही हम उसको वन बाय वन देख सकते हैं। तो अभी हम ये कर सकते हैं कि उसमें से डाटा माइनिंग की टेक्निक्स लगा के उसके जितने भी हमारे पास पैटर्न्स हैं उन पैटर्न्स को हम वहाँ से निकाल लें, और देन हम हमारे इंटरेस्ट का जो भी पैटर्न है उसको हम जो है ना देख सकें। स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड मैंने शो नहीं कर रहा, मैं प्रीवियस लेक्चर जो हमने लिया था उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। और स्लाइड मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि स्लाइड्स शो करने से वीडियो की जो क्वालिटी वीडियो होगा, फिर आपकी बैंडविड्थ, आपका भी प्रॉब्लम होगा, मेरा भी प्रॉब्लम होगा। इस तरह से लाइव हम बातचीत नहीं कर सकेंगे। और जो मैं वीडियो अगर शेयर करूंगा वो स्ट्रीमिंग के थ्रू जाएगा, और स्ट्रीमिंग से होते हुए आपके पास जो है वो जाएगा। तो एक तो आपके पास डिले होगा, आप लाइव मुझसे बात नहीं कर सकेंगे, क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे। तो दूसरा ये कि आपके पास बैंडविड्थ का भी इशू बन जाएगा, और सारों के पास मेरे पास भी बैंडविड्थ का इशू बन जाता है। ये जो मैं चार्ज यूज़ कर रहा हूँ ये भी कोई इस तरह से वो फुल मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, ओके सर। तो मेरे पास अभी कुछ आपको शो करने के लिए इमेजेस हैं, लेकिन अगर मैं चले लेट से मे बी मैं ट्राई करूँ फिर इशू आ जाएगा। लेट से मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ उसको। एक इमेज आपको दिखाना चाह रहा था ताकि आप उसको देख के मैं जो बात कर रहा था इस बात से आपको वो चीज़ मैं बता सकूँ। लेट मी ट्राई के इमेज मैं कैसे शो कर सकता हूँ यहाँ पर अभी इस सेशन के दौरान।
शेयर ये कुछ शो हो रहा है आपको? कोई इमेज शो हुई है आपको? यस सर। जी सर, इमेज शो हो रही है पर मैप लाइक इमेज शो हुई है आपको कोई? शो हो रही है। यस सर। जी एक कोई इमेज शो हुई है आपको? वर्ड इमेज है? यस सर शो हो सर रही है। यस सर शो हो रही है। शो हो रही है, इमेज खराब है बहुत ज्यादा। ठीक है। इसी वजह से ना कि ये बेसिकली ये आप इसको सिर्फ अगर मैं लाइव क्लास में होता तो फिर आपको मल्टीमीडिया पे दिखा देता। ये जो इमेज है ना बेसिकली ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे आपको। कोई ब्लैक है, कोई रेड है, कोई येलो है, कोई ब्लू है। यस सर। ये बेसिकली इमेज है हाई रेजोल्यूशन इमेज फ्रीक्वेंसी। अब ये जो है इमेज बेसिकली है कि वर्ल्ड के मोस्ट ऑब्जर्व्ड एरिया, ठीक है, वर्ल्ड के मोस्ट ऑब्जर्व्ड एरियाज जो हैं उनकी एक इमेज है कि दुनिया के कौन कौन से वो एरियाज हैं जिनको मोस्टली ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है। अब इस इमेज में अगर आप देखें कि अगर आप पाकिस्तान को ढूंढने की कोशिश करें तो आपको पाकिस्तान यहाँ कहीं नजर आएगा। पाकिस्तान और कश्मीर, ये अगर आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है तो यहाँ पर पाकिस्तान और कश्मीर है। नजर आ रहा है? यस सर नजर आ रहा है। ठीक है। ये देख लें, ये मोस्ट ऑब्जर्व्ड एरिया ऑफ द वर्ल्ड है। अगर बाकी चीजों को भी देखें तो जितने भी फॉर एग्जांपल इस जगह पे आ जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखेंगे जितने भी रेड स्पॉट्स हैं ये इस चीज की को शो कर रहे हैं कि कितने इंटेंसिवली इन एरियाज को मॉनिटर किया जा रहा है। ये 2000 से लेकर 2010 की इमेज है। अब ये देखें हम किस दुनिया में रह रहे हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है और लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं दुनिया को, किस तरह देख रहे हैं। ये देख लें कि अभी आप सिर्फ इस चीज को के मोस्ट ऑब्जर्व्ड एरिया ऑफ द वर्ल्ड कि कितने फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन की जा रही है उस एरिया की थ्रू सैटेलाइट और व्हाट सो एवर मीन यूज करते हुए दुनिया को मॉनिटर किया जा रहा है कि क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं। तो ये इमेज आपको कुछ थोड़ा सा आपको इस तरह से बावर करवाएगी कि हाउ फ्रीक्वेंटली वी आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। ठीक है। ये इमेज मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ। थोड़ा सा आप इसका एनालिसिस भी करें, गौर करें, ध्यान करें कि ये मोस्टली या फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड एरिया ऑफ द वर्ल्ड्स हैं उनमें हम किस जगह पे लाई कर रहे हैं। और ये ड्यूरेशन देखें 2000 से लेकर 2010 तक की इमेज है ये। ठीक है। ओके। ठीक है जी, चलें वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो अगर आपके पास बुक जो मैंने शेयर की हुई थी अगर वो भी आपके पास है तो वो आपको कुछ चीज़ें वहाँ से भी हेल्प करेंगी। अदरवाइज आप उसमें से जो मैंने हर लेक्चर के एंड के ऊपर रेफरेंस नंबर दिया था बुक का उसको भी ज़रूर पढ़ें ताकि आपको चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो लेक्चर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसकी जो भी हम रिवाइज कर रहे थे तो एक स्लाइड नंबर 11 के ऊपर था कि जो हमारी जो क्यूरीज या कोई भी स्टेटमेंट है उसमें से कौन सी चीज़ डाटा माइनिंग है और कौन सी डाटा माइनिंग नहीं है।
तो उसमें हमने चंद क्वेश्चंस देखे थे, चंद स्टेटमेंट्स देखी थी। तो मैंने कल समझाने की कोशिश की थी। आई होप को आपको समझ आ गई होंगी। अगर स्टिल प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं, और अगर इसको आप इंटरनेट के ऊपर भी सर्च करना चाहें तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ चुकी होगी। स्टिल क्वेश्चन है तो इस पे फिर भी हम इसको दोबारा से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डाटा माइनिंग कहते हैं कैसे किसको। बेसिकली डाटा माइनिंग ये होती है कि अगर आप डेफिनेशन पे जाएं, ये सो फार मैं इतना इंटेंसिव इसके ऊपर बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाए कि डाटा माइनिंग क्या होती है। सिंपल क्यूरी लगाते हैं हम डाटाबेस में, वो डाटा माइनिंग नहीं है। किसी क्यूरी के रिजल्ट में आप उसमें कोई भी किसी किस्म का सर्चिंग कर रहे हैं, जो आप सर्च कर रहे हो क्यूरी के थ्रू, वो डाटा माइनिंग नहीं होती। वो बेसिकली आपकी एक क्यूरी है, वो क्यूरी मैच होती है और उसके रिस्पांस में जो भी स्टोर्ड डाटा में से आपको चीज़ें मिल जाएं वापस, वो आपका जो है वो डाटा माइनिंग नहीं, वो डाटा माइनिंग नहीं बल्कि वो आपका एक डाटाबेस क्यूरी है। डाटा माइनिंग ये होगी कि आपके पास आपको कुछ पता नहीं है उसके अंदर क्या है। द थिंग्स वी डू नॉट नो दैट वी डू नॉट नो, कि आपको कुछ पता नहीं है कि उसमें क्या चीज़ है, कौन सी इंटरेस्टिंग है, कौन सी इंटरेस्टिंग नहीं है। हमें उसमें से कौन सी चीज़ चाहिए, हमें उसमें कौन सी चीज़ नहीं चाहिए, और इवन हमें ये भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या-क्या पड़ा हुआ है। ठीक है? तो हम उसके ऊपर क्यूरी लगाएँ तो हमें कुछ सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न्स नज़र आ जाएँ। कुछ हमें वहाँ से कुछ पैटर्न्स हमें मिल जाएँ, तो फिर हम देखें कि अच्छा ये पैटर्न क्या है, ये किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, ये किस चीज़ का पैटर्न है। इसी अगर जो आपकी फ़िगर है, इसी फ़िगर को आप माइंड में रखें, तो डाटा था जो ऑब्जर्व्ड डाटा था, ऑब्जर्व्ड एरिया ऑफ द वर्ल्ड थे, तो उसका एक पैटर्न बनाया। तो पता चला जी कि ये जो डाटा है, ये जो हमारे पास चीज़ें हैं, ये किस चीज़ को शो कर रही हैं। तो उससे जितने इंटेंसिवली फ्रीक्वेंटली उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा था, उस हिसाब से उसको कलर से सेपरेट कर दिया गया है। जितना वो कम लेस ऑब्ज़र्व्ड है, लेस फ्रीक्वेंटली ऑब्ज़र्व किया जा रहा है उस एरिया को डिफरेंट कलर से। अब ये आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स आ गए। तो फिर आप वहाँ से अपने इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी जिस एरिया में रह रहा है तो वो कितना फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ये सारे चारों क्वेश्चन में से पहले 2 क्वेश्चन में क्यूरी लगी हुई है, आखिरी 2 क्वेश्चन में क्यूरी नहीं लगी, बल्कि एक पैटर्न निकाले जा रहे हैं, और इसको हम कह रहे हैं कि ये डाटा माइनिंग है। ठीक है? ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड नंबर 12। तो स्लाइड नंबर 12 के अंदर अगर आप आएँ तो यहाँ पर आपको नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस दिखाया गया है। ये है हमारे पास बेसिकली होल प्रोसेस ऑफ डाटा माइनिंग, कि हम डाटा माइनिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डाटा माइनिंग करने के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स प्लीज माइक ऑफ कर दें, माइक किसी का ऑन है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास डाटा पड़ा होता है जिसके ऊपर हमने माइनिंग परफॉर्म करनी। जब डाटा ही नहीं तो हम माइनिंग परफॉर्म कर ही नहीं सकते। सिंपली अगर हम कहें कि अगर डाटा बेस के अंदर डाटा ही नहीं पड़ा तो हम उस पे क्यूरी नहीं लगा सकते, वो तो एक छोटी सी चीज़ हो गई। अब डाटा माइनिंग के जब आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, तो वो डाटा का होना ज़रूरी है जिसके ऊपर आपने माइनिंग परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले आपके पास डाटा होगा। अब डाटा भी आपके पास ज़रूरी नहीं है कि वो एक तरह का डाटा होगा, वो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा हो सकते हैं, हेटेरोजेनियस डाटा हो सकता है। आपने ये 2 टर्म्स पढ़ी होंगी, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस जो एक ही तरह का होता है, और हेटेरोजेनियस जो डिफरेंट टाइप, जिसकी टाइप्स डिफरेंट होती हैं, नेचर डिफरेंट होती हैं। अब डाटा जो हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के डाटा होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस होते हैं। अब जो डाटा माइनिंग की जाती है वो सिर्फ एक डेटाबेस नहीं बल्कि हेटेरोजेनियस डेटाबेसेस के ऊपर हम उसके जो माइनिंग की जाती है उसमें से। अब जब डेटाबेसेस हमारे पास डिफरेंट होंगे तो उसमें से हमने सबसे पहले परफॉर्म करना था सिलेक्शन।
कि हमने डेटाबेसेस को सिलेक्ट करना है कि किन किन के ऊपर हमने माइनिंग परफॉर्म करनी है। देन जो सेकंड स्टेप होता है वो हमारा था प्री प्रोसेसिंग। अब प्री प्रोसेसिंग जो है हमारे पास डाटा को इसके ऊपर मकसद ये होता है कि डाटा को इस फॉर्म में लेके आना कि वो डाटा के ऊपर हम इस फॉर्म में लेके आए ताकि हम उसके ऊपर माइनिंग परफॉर्म कर सकें। अब प्री प्रोसेसिंग जो है वो इटसेल्फ नंबर ऑफ सब स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें हम कहते हैं कि डाटा को क्लीन करना, डाटा को इंटीग्रेट करना, इस तरह के चीज़ों को हम कहते हैं कि डाटा प्री प्रोसेसिंग है। अब डाटा क्लीनिंग जो है, डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर जो डाटा क्लीनिंग जो है वो बेसिकली ये होती है कि डाटा के अंदर कुछ ऐसा अनवांटेड डाटा होता है या गैर ज़रूरी डाटा होता है, या हम कह सकते हैं उसको कि वो डाटा जिसमें नॉइज़ मौजूद होती है। तो उस तरह के डाटा को हम उसमें से नॉइज़ को रिमूव करना, अनवांटेड डाटा को या ऐसे एट्रीब्यूट्स को जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है उनको रिमूव करना, वो डाटा क्लीनिंग कहलाता है। देन जब हम डाटा को क्लीन कर लेते हैं तो फिर हम चूँकि हम डिफरेंट सोर्सेज़ से, डिफरेंट डेटाबेसेस से डाटा ले रहे होते हैं, तो अब हमने उसके बाद सेकंड प्री प्रोसेसिंग में होता है, हम कहते हैं कि डाटा को इंटीग्रेट करना, कि डाटा को जो हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज से डेटाबेसेस से डाटा पड़ा हुआ है, उनको हम इंटीग्रेट करें, इनको इकट्ठा करें ताकि उसके ऊपर हम माइनिंग परफॉर्म कर सकें। देन जब ये हमारे पास डाटा को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, उसमें से उसको क्लीनिंग उसके ऊपर परफॉर्म कर चुके होते हैं, उसमें से नॉइज़ वगैरह को रिमूव कर चुके होते हैं, तो देन हम उसके ऊपर जब डाटा प्री प्रोसेस डाटा होता है तो फिर हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म मीन कि हम उसको बेसिकली डाटा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी आपका प्री प्रोसेसिंग का ही पार्ट होता है। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम ये करते हैं कि उस डाटा को हम ऐसी फॉर्म में लेके आते हैं कि वो रिड्यूस फॉर्म में चला जाए। मीन उसकी डाटा की जो आपकी मीन उसके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो हमारे काम के सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे काम के नहीं होते। तो हम उनमें से अपने काम के एट्रीब्यूट्स को निकाल लेते हैं। हम उनको अपने काम के एट्रीब्यूट्स को वहाँ से निकाल लेते हैं, और देन जब हम वो निकालने के बाद फिर जो हमारा क्या होता है कि जो उसकी प्रोसेसिंग है, उसका प्रोसेसिंग टाइम या रिसोर्सेज होते हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर 10 एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से उनको स्टोर करना है, और दूसरी तरफ आपके पास 5 एट्रीब्यूट्स हैं, तो डेफिनेटली जो 5 एट्रीब्यूट्स होंगे उनको स्टोर करने के लिए स्पेस भी कम रिक्वायर्ड होगी, और उसको आपने प्रोसेस करना है तो वो 5 एट्रीब्यूट्स वाला कंपेयर टू 10 एट्रीब्यूट्स वो प्रोसेस भी आसानी से हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम उसके ऊपर माइनिंग परफॉर्म करते हैं। माइनिंग के अंदर बेसिकली अगर आप देखें डाटा माइनिंग से पिछले जितने भी स्टेप्स हैं, सिलेक्शन होगी, प्री प्रोसेसिंग होगी या ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब जो चौथा स्टेप है जो वो है डाटा माइनिंग। तो बेसिकली डाटा माइनिंग के ऊपर हम जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म डाटा आता है, हमारे पास प्री प्रोसेस डाटा होता है, उसके ऊपर हम डाटा माइनिंग परफॉर्म करने के बाद हम उसमें से पैटर्न निकाल लेते हैं। माइनिंग जो स्टेप है, डाटा माइनिंग का स्टेप है, इसकी आउटकम देखें आप तो एक आपको पैटर्न्स नजर आएंगे। अब जो डाटा माइनिंग हम परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास पैटर्न्स आ जाते हैं। अब ये जो पैटर्न्स हैं ये वो रिक्वायर्ड दो स्टूडेंट्स के लिए लिंक उसामा, अगर आप लिंक ये अभी नहीं, अभी मेरे पास 39 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है। 39 स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट हैं, ज्वाइन हैं वो।
मेरे पास 39 मुझे शो हो रहे हैं, 39 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन की हुई है क्लास। ठीक है, और ये लेक्चर 2 पे बात हो रही है, अभी लेक्चर 3 पे अभी नहीं गई। लेक्चर 3 मैंने शेयर किया हुआ है आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स के ऊपर भी। आपके जो क्लास का ग्रुप है ना, व्हाट्सएप का ग्रुप, उसमें भी मैंने लेक्चर 3 शेयर किया हुआ है, लेक्चर 2 भी उसमें शेयर किया हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट री इनरोल्ड है तो उसामा, अगर आप उसको ये लिंक या स्लाइड उसके साथ शेयर करते हैं ताकि मेरी डिस्टर्बेंस कम से कम हो। अगर मैं साथ साथ स्टूडेंट्स के मैसेजेस का जवाब देने लगूं तो बाकी जो स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनका ठीक है सर, रिदम मैंने टूट ग्रुप में जाएगा। ऐड किया हुआ, लेकिन वो सिर्फ ये क्या लिंक मिल जाएगा। जी काइंडली, आपके पास लेक्चर 2 भी मैंने कल शेयर किया था पिछली क्लास में, और लेक्चर 3 जो है वो आज मैंने ग्रुप में शेयर किया, BCS 6 ऑनलाइन क्लास के अंदर मैंने शेयर किया हुआ है। क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट्स से क्वेश्चन खास री इनरोल वाले की क्यूरीज आ रही होती हैं साथ साथ, तो उनकी कोई री इनरोल क्लैशेस में भी आ रहे होते हैं, इस तरह के कुछ कह रहे हैं ऐड करें, तो ये यामीन को भी ऐड कर दें, यामीन ने भी सर सबको ऐड ऐड किया हुआ करें। है, तो आप साथ में इनरोलमेंट में सबको ऐड किया है। ये यामीन ने मुझे मैसेज किया कि ऐड करें इस तरह, और भी अब मैं उसमें, अब ये री इनरोल स्टूडेंट है कोई 8 सेमेस्टर के, उन्होंने भी रोल नंबर 71 उन्होंने कहा कि ऐड करें। अब मैं ये एक्टिविटी अगर ड्यूरिंग लेक्चर करने लग पड़ूँ तो जो स्टूडेंट सुन रहे हैं मुझे वो उनका रिदम टूट जाएगा, और फिर मेरी भी बात जो मैं कर रहा होता हूँ फिर मुझे भी वापस आने में, वो मुझे उसके साथ लिंक करने में काफ़ी सारा फिर टाइम लग जाएगा, फिर आपको भी बात मैं पूरी तरह से डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ठीक है, सर, मैं कह देता हूँ। और स्टूडेंट्स से कह दें अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर क्वेश्चन है, तो मैंने लाइव इसलिए रखा हुआ है कि क्वेश्चन करना है तो माइक ऑन करके क्वेश्चन कर लें। ठीक है, जिस तरह क्लास में क्वेश्चन होता है ना, वो फिर आप क्वेश्चन लाइव कर सकते हैं, और बेहतर ये होता है कि लाइव ही क्वेश्चन कर लें ताकि आपको भी समझ आ जाए चीज़, और अगर दूसरा कोई सुन रहा है वो चीज़ वो उसको भी समझ आ जाए। मैं हमेशा इंटरेक्टिव क्लास को प्रेफर करता हूँ कि स्टूडेंट सुन रहे हों और क्वेश्चन कर रहे हों, ताकि अगर जो चीज़ समझ ना आए उसी वक्त अगर वो क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसको अच्छे तरीके से आंसर कर पाऊंगा, और अगर स्टूडेंट बाद में क्वेश्चन करेंगे तो शायद मेरे माइंड में वो जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था उस वक्त वो चीज़ शायद दूसरा से फिर मैं ना कन्वे कर सकूं। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो आप माइक ऑन करके उसी वक्त क्वेश्चन कर लें ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए उसी टाइम के ऊपर। बेहतर ये होगा, अगर इवन आप बाद में भी करते हैं तो बाद में भी आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। सर लिंक भेज दिया मैंने, जो री इनरोलमेंट स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे अब। ठीक है, चलें वापस चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो ये बेसिकली अच्छा, एक इस जो स्लाइड नंबर 12 है, इसके अंदर जो आप देखें तो 4th नंबर के ऊपर डाटा माइनिंग आ रही है। तो हमने कहा कि ये नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस है या डाटा माइनिंग प्रोसेस है, तो फिर अगर डाटा माइनिंग प्रोसेस है तो डाटा माइनिंग क्यों चौथे नंबर पे है? एक क्वेश्चन रेज होता है कि डाटा माइनिंग क्यों चौथे प्रोसेस स्टेप पे है। तो बेसिकली जो डाटा माइनिंग है वो हमने माइनिंग जो परफॉर्म करनी है वो करनी है किसके ऊपर? डाटा के ऊपर। ठीक है, तो माइनिंग हमें परफॉर्म करनी है डाटा के ऊपर। तो डाटा के ऊपर माइनिंग परफॉर्म करने के लिए अगर हमारे पास डाटा जब तक नहीं आएगा हम उसके ऊपर माइनिंग परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली जिसको हम कहते हैं ये स्क्रैच से हमने शुरू किया कि हमने रॉ डाटा से शुरू किया, और रॉ डाटा से लेकर हमने उसके ऊपर डाटा माइनिंग परफॉर्म की। वो स्टेप सारे के सारे वो हैं जो अगर हम रॉ डाटा से शुरू करें और देन हम आगे चलते जाएं तो ये हमारे पास वो सिनेरियो है, वो है कि जिसमें हम रॉ डाटा से शुरू करें, किसी भी जो हमारे पास डाटा किसी भी फॉर्म में पड़ा हुआ है वहाँ से लेकर हम उसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग करें, ट्रांसफॉर्मेशन करें, देन उसके ऊपर हम डाटा माइनिंग परफॉर्म करें। अदरवाइज अगर हम इन जो प्रीवियस 3 स्टेप्स को रिमूव कर दें, सिलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम इसको रिमूव कर दें तो हम डाटा माइनिंग परफॉर्म ही नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव मौजूद है।
कि अगर हम हमारे पास ये सारे के 3 स्टेप जो डाटा माइनिंग से प्रीवियस 3 स्टेप्स हैं, अगर हम इनको एक्सक्लूड करते हैं तो हमारे पास डाटा कहाँ से आएगा? तो इसका अल्टरनेटिव है कि हमारे पास जो डाटा आएगा वो डाटा वेयर हाउस से आएगा। एक डाटा वेयर हाउस की टर्मिनोलॉजी यूज होती है डाटा माइनिंग के अंदर, या इसके साथ साथ पैरेलल, या इवन के डाटा वेयर हाउसिंग एक सेपरेट सब्जेक्ट है। जैसे डाटा माइनिंग एक सब्जेक्ट है, इससे डाटा वेयर हाउस जो है वो भी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, डाटा माइनिंग एक जैसे सब्जेक्ट है, इसी तरह का डाटा वेयर हाउस भी एक सब्जेक्ट है। अब डाटा वेयर हाउस में क्या होता है? डाटा वेयर हाउस, जैसे आपने, अगर आप में से किसी को कंसेप्ट हो कि वेयर हाउस वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस किसी भी फैक्ट्री का वेयर हाउस ऐसी जगह होती है जहाँ पर वो फैक्ट्री अपनी चीज़ें बनाती है, और बनाने के बाद जो रेडी टू डिलीवर टू कस्टमर्स होती हैं, वो प्रोडक्ट जो कस्टमर के डिलीवरी के लिए फर्निश्ड होती हैं, कंप्लीट होती हैं, पैक्ड होती हैं, वो वहाँ पे रखी जाती हैं। ठीक है, अगर किसी को वेयर हाउस के बारे में नहीं पता, तो वेयर हाउस ऐसी जगह होती है किसी भी फैक्ट्री की, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट की, कि जहाँ पर उस प्रोडक्शन यूनिट वाले क्या करते हैं, वो अपनी प्रोडक्शन को तैयार कर लेते हैं। अब वो प्रोडक्शन इस फॉर्म में कि आप डायरेक्ट रिटेलर या दुकान वाले के पास जानी है, मीन उस फैक्ट्री ने हर चीज़ तरह से उस चीज़ को बना के पैक कर दिया है, और उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए वो रेडी है। अब वो जो आपकी जो आइटम होगी, वो जो जगह जहाँ पर वो आइटम सारी स्टोर की जाती है, उसको हम कहते हैं वेयर हाउस। तो इसी तरह जो डेटा है हमारे पास, जो हम डेटा उसके ऊपर सारी प्री प्रोसेसिंग कर चुके होते हैं। अब प्री प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, सिलेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग हम परफॉर्म करने के बाद, स्टूडेंट्स किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दें। अब डाटा वेयर हाउस के अंदर ये सारी की सारी डाटा के ऊपर प्री प्रोसेसिंग करने के बाद हम डाटा वेयर हाउस में स्टोर कर देते हैं। अब वेयर हाउस में स्टोर डाटा के ऊपर हम डाटा माइनिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो हमें क्या पता चला कि डाटा माइनिंग जो है हमारे पास, वो 2 तरह के डाटा के ऊपर परफॉर्म की जाती है। एक प्री प्रोसेस डाटा जो ऑलरेडी स्टोर्ड होता है डाटा वेयर हाउस के अंदर, और दूसरा डाटा ऐसा डाटा होता है जो हमारे पास रॉ डाटा होता है, जो हम किसी भी जगह से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी सिनेरियो से हम उसे कलेक्ट करते हैं। वो डाटा जो होता है वो आपके पास इस रॉ फॉर्म में होता है। उसको उसको वो इस फॉर्म में नहीं होता कि हम उसके ऊपर डाटा माइनिंग परफॉर्म कर सकें। तो वो डाटा माइनिंग, उस डाटा के ऊपर परफॉर्म करने के लिए हमें उस डाटा को पहले रेडी करना पड़ता है, ताकि वो डाटा हमारे पास प्री प्रोसेस हो जाए, उसमें नॉइज़ रिमूव हो जाए, उसमें जितने भी एनोमलीज हैं वो रिमूव हो जाएं, जितने भी मल्टीपल हेटेरोजेनियस डेटाबेसेस हैं उनको सारों को हम ले लें, उनको उनमें से सेलेक्ट कर लें, और देन उसमें से उनको डायमेंशंस को रिड्यूस कर लें, देन उसके ऊपर हम डाटा माइनिंग परफॉर्म करें। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड नंबर 13। तो ये उसी स्लाइड नंबर 13 के अंदर उसी चीज़ की जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखी हुई है कि ये जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स क्या कर रहे होते हैं। तो जो पहला स्टेप है डाटा क्लीनिंग, इसमें हम क्या करते हैं, टू रिमूव नॉइज एंड इनकंसिस्टेंट डाटा, कि ऐसा डाटा जो जिसमें नॉइज होती है और वो कंसिस्टेंसी नहीं होती, उस डाटा को हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं, ताकि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। डाटा इंटीग्रेशन, हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल सोर्सेज से डाटा जो हमारे पास होता है, डाटा इंटीग्रेशन में हम मल्टीपल सोर्सेज से डाटा को, डाटा बेसिस जो होते हैं उनको कंबाइन करते हैं। डाटा सिलेक्शन हम क्या करते हैं, वे डाटा रिवील टू रेलेवेंट टू एनालिसिस टास्क एंड रिट्रीव फ्रॉम द डाटा बेसिस, कि हम डाटा को सिलेक्ट करते हैं ताकि उस डिफरेंट जो हमारे पास उनके ऊपर जो भी टास्क एनालिसिस वगैरह परफॉर्म करने होते हैं। देन डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है उस फॉर्म के ऊपर, ट्रांसफॉर्म एंड कंसोलिडेटेड इनटू फॉर्म अप्रोप्रिएट फॉर माइनिंग बाय परफॉर्मिंग समरीज और एग्रीगेशन ऑपरेशन,
कि हम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली उसको इस फॉर्म में लेके जाते हैं कि वो अगर वो नॉर्मलाइज नहीं है तो उसको हम नॉर्मलाइज करते हैं, और अगर वो उसके ऊपर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करके ताकि वो कंसिस्टेंट हो जाए उस डाटा के साथ जिसके ऊपर या उस टेक्निक के साथ जिससे वो कह सकते हैं कि वो उसको प्रोसेस कर सकता है या माइनिंग परफॉर्म कर सकता है। तो data mining an essential process where intelligent methods are applied to extract data patterns. तो डाटा माइनिंग बेसिकली क्या है कि इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिनको हम अप्लाई करते हुए उसमें से अपने जो यूजफुल पैटर्न्स हैं वो हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन पैटर्न्स को एवेल्युएट किया जाता है, देखा जाता है कि वो पैटर्न हमारे इंटरेस्ट का है या नहीं है, वो किस लेवल का है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें हम पैटर्न एवेल्युएशन में की करते हैं। देन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन where visualization and knowledge representation technique are used to present mind knowledge to user. कि नॉलेज को जो हमने चीज़ें हमारे पास आई हैं, जो हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं पैटर्न्स, उसको हम विजुलाइज करते हैं और विजुलाइज करने के बाद हम देखते हैं कि हम जो यूज़र जो या जो डिसीजन मेकर्स हैं उसके काम का कौन सा पैटर्न वहाँ पे मौजूद है। तो ये बेसिकली वो सारे के सारे स्टेप्स हैं जो नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस इसे हम कहते हैं। ये स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं और हर एक स्टेप का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसको मज़ीद अगर आपने देखना है तो बुक जो रेफर की हुई है उसको आप रेफर कर सकते हैं। फर्दर आगे हम अगर चलें तो हमारे पास बेसिकली इसको 3 मेजर स्टेप्स में हम डिवाइड करते हैं, जिसको हम मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो स्टूडेंट्स किसी का माइक ऑन है? इसको हम अगर मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास ये 3 मेजर जो इसके स्टेप्स बनेंगे। एक को हम कहते हैं कि प्री प्रोसेसिंग स्टेप है, देन डाटा माइनिंग परफॉर्म करेंगे, देन पोस्ट प्रोसेसिंग होगी। प्री प्रोसेसिंग के अंदर वही डाटा इंटीग्रेशन, नॉर्मलाइजेशन, फीचर सिलेक्शन एंड डायमेंशन रिडक्शन, ये वो सारी जो पीछे हम स्टेप डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मलाइज करना, उसमें से कुछ जो आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं गैर ज़रूरी होते हैं उनको ले लेना, और फॉर एग्जांपल जो भी मैंने बताया कि अगर आपके पास 10 एट्रीब्यूट्स हैं वो 10 के 10 आपके काम के नहीं है, उसमें से 5 एट्रीब्यूट्स आपके पास काम के हैं तो आप उन ज़रूरी जो या इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं वहाँ से निकाल लें। उन 5 एट्रीब्यूट्स को वहाँ से आप निकाल लें तो वो जो 5 एट्रीब्यूट्स होंगे वो उनको हम स्टोर करने में हमारे लिए आसानी होगी, उनको प्रोसेस करने में हमारे लिए आसानी होगी। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हमारे प्री प्रोसेसिंग कहलाते हैं। देन डाटा माइनिंग हम परफॉर्म करेंगे जिसमें हम पैटर्न को डिस्कवर करेंगे, उनके पैटर्न्स और फिर जो उन एट्रीब्यूट्स के दरमियान एसोसिएशन और कोरिलेशन को डिफाइन करते हैं, बताते हैं। देन जो डाटा माइनिंग की टेक्निक्स हैं जिसमें हम क्लासिफिकेशन परफॉर्म करेंगे या क्लस्टरिंग की टेक्निक्स परफॉर्म करेंगे या आउटलायर एनालिसिस की टेक्निक्स परफॉर्म करेंगे, ये सारे के सारे डाटा माइनिंग में आ जाएंगे। देन पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या आ जाएंगे, उस पैटर्न को वैल्यूएट करना कि वो पैटर्न हमारे जो एक्सट्रैक्ट हुए हैं वो हमारे इंटरेस्ट के हैं या नहीं है। देन पैटर्न को सेलेक्ट करना, पैटर्न की इंटरप्रिटेशन करना और पैटर्न की विजुअलाइजेशन करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पोस्ट प्रोसेसिंग में आ जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 15 में 15, 16 और 17 के अंदर ये आपके पास 3 एग्जांपल्स हैं गिवन है। 3 एग्जांपल्स स्लाइड नंबर 15 पे अगर आप देखें तो वेब माइनिंग फ्रेमवर्क कि अब वेब माइनिंग जब आपके पास ट्रिलियंस ऑफ मिलियन ट्रिलियंस आपके पास पेजेस पड़े हुए हैं वेब के ऊपर, तो आप उसमें से आप उन पेजेस के ऊपर आपने माइनिंग परफॉर्म करनी है कि आपने देखना है कि उसमें से पैटर्न निकालें कि किस तरह के पेजेस हैं
किस कैटेगरी के पेजेस हैं उनके आपने विजुअलाइजेशन करनी है या कोई भी उसके ऊपर टेक्निक परफॉर्म करनी है पैटर्न को निकालने के लिए, तो उसको हम कहेंगे ये कि वेब माइनिंग है। तो वेब माइनिंग में बेसिकली सबसे पहले क्या चीज़ होगी कि जो स्टेप्स होंगे वही डाटा माइनिंग के जो प्राइमरी स्टेप्स हैं, डाटा माइनिंग के वही वेब माइनिंग के प्राइमरी स्टेप्स होंगे, जिसमें डाटा क्लीनिंग होगी, डाटा इंटीग्रेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज होगा, वेयर हाउसिंग द डाटा। अब ये जो 2 स्टेप्स हैं ये बेसिकली वही डाटा प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं और देन वो करने के बाद हम उसको वेयर हाउस में स्टोर कर देंगे। देन डाटा क्यूब कंस्ट्रक्शन कि अब डाटा जो हम क्लीन करने के बाद इंटीग्रेट करने के बाद डाटा वेयर हाउस में स्टोर करेंगे। अब वेयर हाउस के अंदर जो स्टोर करेंगे उनको हम किसी मल्टी जो डायमेंशनल डाटा होगा मीन उसके एट्रीब्यूट्स 2 से ज़्यादा होंगे। जब 2 एट्रीब्यूट होंगे तो टेबल फॉर्म में स्टोर होंगे और 2 से ज़्यादा होंगे तो वो क्यूब फॉर्म में स्टोर होंगे। 3 एट्रीब्यूट्स होंगे, सपोज क्यूब कहते भी 3 को ही है, तो क्यूब फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो जो वेयर हाउस के अंदर डाटा है वो यूजुअली क्यूब फॉर्म में स्टोर होता है। देन डाटा सिलेक्शन फॉर डाटा माइनिंग परफॉर्म करेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा माइनिंग रिजल्ट्स मीन के जो भी उसके पैटर्न निकलते हैं वो पैटर्न्स एंड नॉलेज टू बी यूज्ड टू स्टोर इनटू नॉलेज बेस। इसी तरह मेडिकल डाटा माइनिंग के अंदर हम देखते हैं कि हेल्थ केयर एंड मेडिकल डाटा माइनिंग में इट ऑफन adopted such व्यू इन स्टैटिस्टिक एंड मशीन लर्निंग। प्री प्रोसेसिंग ऑफ डाटा जिसमें फीचर एक्सट्रैक्शन डायमेंशन रिडक्शन परफॉर्म की जाएगी, फिर क्लासिफिकेशन परफॉर्म करते हैं या क्लस्टरिंग परफॉर्म करते हैं, देन पोस्ट प्रोसेसिंग फॉर प्रेजेंटेशन। ये ऑलमोस्ट वही आपके डाटा जो नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस वाले स्टेप्स ही हैं। सिर्फ ये है कि हम मुख्तलिफ जो आपके एप्लीकेशंस हैं उसमें क्या परफॉर्म कर रहे थे। ऑलमोस्ट हमें वो सारे के सारे वही स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। इसी तरह डाटा माइनिंग बिजनेस इंटेलिजेंस कि आपने कोई भी एक बिजनेस है उसमें जितने भी आपको वर्किंग है उसमें से किसी बिजनेस जो ओनर है उस डिसीजन मेकर है उसने कैसे डिसीजन करना है कि क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी। अगर हम इस स्लाइड नंबर 17 में अगर हम देखें सबसे बॉटम लेवल के ऊपर है डाटा सोर्सेज कि आपके पास उस बिजनेस के मतलब जो डाटा है वो किस फॉर्म में पड़ा होगा, पेपर की फॉर्म में पड़ा होगा, फाइल्स की फॉर्म में पड़ा होगा, वेब डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होगा, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, कोई डेटाबेस सिस्टम्स हो सकते हैं। तो उसके बाद ये सारी की सारी डिफरेंट डाटा सोर्सेज होंगे, इसके ऊपर डाटा प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाएगी, डाटा इंटीग्रेशन परफॉर्म की जाती है और देन इनको डाटा वेयर हाउस के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। फिर जो नेक्स्ट उसके ऊपर लेवल के ऊपर स्टेप है वो डाटा एक्सप्लोरेशन है जिसमें स्टैटिस्टिकल समरी होगी डाटा की, उसकी क्या क्या क्यूरीज हैं वो क्यूरीज होंगी और उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स होंगी। अब इसके बाद जो उसके अपर लेवल के ऊपर है वो डाटा माइनिंग परफॉर्म की जाएगी जिसमें इंफॉर्मेशन को डिस्कवर किया जाएगा, पैटर्न को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और वो आपका माइक म्यूट हो गया। हेलो सर जी, आपका माइक म्यूट हो गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। कितनी देर से आवाज नहीं आ रही? सर अभी हुई है, थोड़ी देर हुई। अच्छा, फिर किसी ने कर दिया, मैंने तो उसको उसकी तरफ नहीं था। अच्छा, मैं फिर पीछे से आता हूँ। मैं स्टिल इसको जो है ना ऑप्शन को एक्सप्लोर नहीं कर पाया, सबको अटेंडी बनाने का ऑप्शन। आप में से किसी को पता है तो सिंपली हर बंदे की आईडी पे क्लिक करें तो राइट साइड पे लिखा हुआ है अटेंडी। कौन सा ऑप्शन सर? ये हर बंदे को अटेंडी बनाने का। मैं बना देता हूँ सर। क्या इशू आ रहा है सामा? ये अटेंडी किस तरह बनाते हैं हर बंदे को? किसी ने अभी मेरा माइक म्यूट कर दिया। आईडी पे हर बंदे की आईडी पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली लिखा आएगा मेक एन अटेंडी और मेक अ रिप्रेजेंटर।
or remove anything. अच्छा, चलें, अगर आप लोग थोड़ा सा कर सकते हैं तो कर दें। ठीक है, मैं लेक्चर की तरफ मूव करता हूँ। ओके सर। ओके सर, मैं कर देता हूँ। आप ओके, यामीन भी शामिल हो गया। हाँ यस यामीन, सर, आप मैं तो भी सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं। यस सर। चले, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तो यामीन, इस दफ़ा थोड़ा सा हम उसको ज़रा और बेहतर अंदाज में थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में लेके जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम आपने पढ़ा था उसको और मज़ीद बेहतर करेंगे इंशाल्लाह भी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और चीज़ थी जो बहुत अच्छा स्लाइड है नंबर सर। 1 थी, लेक्चर 1 था, उसके एंड के ऊपर एक असाइनमेंट लिखी हुई थी। अगर आपने उस पर तवज्जो दिया या उस स्लाइड को पढ़ा तो वो असाइनमेंट की ड्यू डेट थी बिफोर स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, अब से मैं ये करूंगा कि जो असाइनमेंट होगी मैं उसको CMS पे अपलोड करूंगा और आपने CMS पे ही सबमिट करनी होगी, और CMS पे जो डेडलाइन होगी उसी डेडलाइन के अंदर ही आपको सबमिट करनी होगी। और सेकेंडली, हर बंदे की असाइनमेंट इंडिविजुअल होगी, जैसा कि पहले लेक्चर में भी मेंशन था, और उसमें प्लेजरिज्म चेक होगा, और अगर किसी की कोई भी स्टूडेंट की कोई भी जो असाइनमेंट प्लेजराइज्ड पाएगी तो वो उसको सीधे सीधे 0 मार्क्स होंगे। ठीक है सर, जो प्लेजरिज्म की पॉलिसी है वो स्ट्रिक्टली अडॉप्ट की जाएगी, इसलिए हर एक इंडिविजुअल असाइनमेंट होगी, पेपर की तरह नहीं होगा। ये जो आपका टर्मिनल एग्जाम हुआ है ग्रुप की फॉर्म में नहीं होगी, ये चीज़ इंडिविजुअल होगी, और आप हर स्टूडेंट ने अपनी ही असाइनमेंट करनी है। और प्लेजरिज्म रिमूव करने का, जी जी, प्लेजरिज्म रिमूव करने का मेथड मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि अगर आप लोग, जी स्टूडेंट कोई सर ये क्वेश्चन है? अननोन सर ये अननोन यूजर द्वारा आज ज्वाइन किया उसने क्लास और वो फिर कर रहे हैं सर। मेरे ख्याल में उसी ने मुझे भी म्यूट किया था। सर ये अभी दोबारा ज्वाइन हुआ है ये क्लास में, तो थोड़ी देर पहले, और ये दोबारा कर रहे हैं शरारतें। चले, इसका भी हल निकालते हैं। आप देखते रहो, इसको निकाल सकते हैं आप इसको। सर अभी तो सारे अटेंडी मैंने बना दिए हैं, लेकिन अभी इधर अननोन यूजर कोई है नहीं। ठीक है, अगर आता है तो उसको भी अटेंडी बना दो, जान छूटेगी हमारी। ठीक है, ओके नीचे अच्छा चेक करो, उमर जफर के साथ नीचे है अननोन यूजर। ठीक है, अब वो साथ चेक करते रहे, साथ में मेरा लेक्चर भी सुनते रहे। अभी जो मैं बात कर रहा था कि जो डाटा माइनिंग जो आपका 4th नंबर स्टेप है स्लाइड नंबर 17 के अंदर, नीचे से अगर ऊपर जाएं, डाटा सोर्स, डाटा प्री प्रोसेस इंटीग्रेशन, डाटा वेयरहाउस, देन डाटा एक्सप्लोरेशन, देन डाटा माइनिंग। इसमें डाटा माइनिंग में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन डिस्कवर करते हैं या पैटर्न को डिस्कवर करते हैं। इसके राइट साइड के ऊपर बिल्कुल आप देखें तो डाटा एनालिस्ट है। ठीक है, अगर जस्ट आप सिंपल क्यूरीज करें कि डाटा एनालिस्ट, जॉब्स ऑफ डाटा एनालिस्ट, तो आप या जॉब्स ऑफ सिंपल जॉब्स की कंप्यूटर रिलेटेड जॉब देखें तो मेरे ख्याल में सबसे जो ज़्यादा जो डिमांड होगी वो डाटा एनालिस्ट की होगी। इसलिए डाटा एनालिस्ट की जॉब होगी कि कोई जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी बड़ी कंपनी है, उसके अंदर जितना भी उसके पास डाटा है, अब डाटा उसके किसी का उसको नहीं पता ये डाटा किस काम का है। इवन अगर मैं प्रीवियस क्लास में जो एग्जांपल दी थी कि हमारे पास अगर 4000 स्टूडेंट डेली ऑन द एवरेज 10 क्यूरीज करता है, तो वो 40,000 जो क्यूरीज हैं या जो एक्सेस है किसी चीज़ को वो कर रहा है। अब 40,000 जो जो भी ट्रांजैक्शन है, हिट्स हैं या क्यूरीज हैं, उसको एनालाइज करना किसी एक बंदे के बस का काम नहीं है कि क्या कर रहे हैं लोग, क्या सर्चिंग कर रहे हैं, क्या क्यूरीज लगा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, व्हाट्सएवर। तो एक बंदे के बस का काम नहीं है। इवन कि अगर हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर देखें तो हमें यहाँ पर भी एक डाटा एनालिस्ट की ज़रूरत है। तो जहाँ पर भी डाटा है, जहाँ पर भी हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा होता है, तो वहाँ पर डाटा एनालिस्ट की जॉब बहुत ज़रूरी है, और उनकी इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए किसी भी डाटा एनालिस्ट को रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो
प्रीवियस स्लाइड के ऊपर था कि 2025 के अंदर जो 10 हॉटेस्ट जॉब होंगी वो डाटा माइनिंग की होंगी। तो ये जो अभी आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं कि डाटा जहाँ पर भी डाटा है वहाँ पर डाटा एनालिस्ट की ज़रूरत होगी। देन डाटा प्रेजेंटेशन और डिसीजन मेकिंग। प्रेजेंटेशन के बाद नेक्स्ट जो टास्क आ जाता है डिसीजन मेकर्स का आ जाता है, वो देखते हैं कि अब हमने उन जो डाटा को प्रेजेंट किया गया है, जो विजुअलाइज किया गया है, वो अब उसकी बेस के ऊपर उन्होंने क्या डिसीजन लेना है। सो दिस इज एंड ऑफ द सेकंड लेक्चर। इसको आप स्टडी कर सकते हैं। डाटा माइनिंग कंसेप्ट एंड टेक्निक 3rd एडिशन के अंदर जो आपके साथ मैंने बुक शेयर की है, इसके अंदर जो रेफरेंस दिए गए हैं, 2 रेफरेंस दिए गए हैं, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेरी लाइट सुबह से नहीं है, बैटरी इज गोइंग टू डाई। मैं कुछ इसकी चार्जिंग का बंदोबस्त कर लूँ, तो 2 मिनट में वापस आया। ओके सर, ओके सर। तो कौन सा अननोन बंदा छेड़छाड़ी कर रहा है? सामा नाम को रिमूव कर देना ना इधर से। सामा कौन सा बंदा छेड़ कर रहा था? कोई पता नहीं, जो मैंने सबको अटेंडी बना दिया, अब मुश्किल ही कोई करे। चलो सही हो गया। सामा है ना, सामा जो है ना, रोल नंबर 3 क्या नाम है उनका, उनको तुम रिप्रेजेंटेटिव बना दे रहा। तो अगर उनको शो रहा तो वो उसको खत्म कर देंगे, तुम्हें शो नहीं ना हो रहा। Okay students, move to the lecture 3. Please open कर ले, lecture number 3 open कर ले। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ डाटा माइनिंग के जो हमारे पास डाटा है वो उसके कितने व्यूज़ हैं, मीन उसको हम कितने सोर्सेज से हमारे पास डाटा आता है हमारे पास, और व्हाट काइंड ऑफ डाटा कैन बी माइंड। अब हम देखना पड़ेगा कि किस तरह का डाटा है जिसको हम जिसके ऊपर माइनिंग परफॉर्म कर सकते हैं, और देन व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न कैन बी माइंड। वो पैटर्न्स देखेंगे जिनके ऊपर हम माइनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्लाइड नंबर 4 के ऊपर आ जाएं। तो स्लाइड नंबर 4 में मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ डाटा। बेसिकली जो डाटा माइनिंग है वो हम किसी भी एनी टाइप ऑफ डाटा के ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज कि वो डाटा जो है वो मीनिंगफुल है किसी भी एप्लीकेशन के लिए। तो वो जो हमारे पास जो बेसिकली हम कहते हैं कि जो हमारे पास डाटा की जो फॉर्म्स हैं वो हमारे पास डाटा बेसिस हो सकते हैं, डाटा वेयर हाउस की फॉर्म में डाटा हो सकता है, या ट्रांजैक्शंस का डाटा हो सकता है। तो अभी जो डाटा टू बी माइंड फॉर्म्स ऑफ डाटा जो हम देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे स्लाइड नंबर 4 के अंदर आपको नज़र आ रही है कि डाटा टू बी माइंड, इसमें फॉर्म्स ऑफ डाटा में हमारे पास डेटाबेस का डाटा पड़ा होता है हमारे पास, या डाटा वेयर हाउसेज का डाटा पड़ा होता है, जो वेयर हाउसेज में स्टोर होता है डाटा वो हो सकता है, या ट्रांजैक्शंस का डाटा हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास डाटा मौजूद होता है वो स्ट्रीमिंग का डाटा होता है। लाइक अगर हम स्ट्रीम के ऊपर स्ट्रीम्स चलाएं अगर, ये भी बेसिकली वॉइस स्ट्रीम है, ये भी रिकॉर्ड हो रही है। और इसी तरह अगर हम वीडियो स्ट्रीमिंग परफॉर्म कर रहे हो तो ये भी सारे के सारा डाटा है। इसी तरह स्पेशियो टेम्पोरल डाटा, स्पेशल टेम्पोरल डाटा ऐसा डाटा होता है जो स्पेस और टाइम दोनों के लिहाज से होता है, जो जिसको टाइमली बेस के ऊपर, या स्पेशल जो वर्ड यूज करते हैं जो स्पेस के लिहाज से, और टेम्पोरल जो टाइम के लिहाज से होता है। इसी तरह आपके पास टाइम सीरीज डाटा होता है कि टाइम सीरीज डाटा से डाटा जो एक इवेंट हुआ और उसके बाद यके बाद दिगरे जो दूसरे इवेंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं टाइम सीरीज डाटा होता है। इसी तरह सीक्वेंसेस का डाटा होता है, आपके पास टेक्स्ट डाटा होता है।
बस टेक्स्ट डाटा होता है, वेब से मुतल्लिक डाटा होता है, मल्टीमीडिया का डाटा होता है, ग्राफिक, सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन, नेटवर्क्स एटसेट्रा। इसके अलावा और भी बेशुमार टाइप ऑफ डाटा जो हम शुरू में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे के सारे डाटा ऐसा डाटा जिसके ऊपर कोई भी मीनिंगफुल डाटा जिसके ऊपर हम कोई भी किसी भी टारगेट एप्लीकेशन के लिए हो सकता है, वो सारे का सारा डाटा हमारे पास हमारे काम का होता है। फिर सेकंड आते हैं हम नॉलेज टू बी माइंड और डाटा माइनिंग फंक्शंस। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास कैरेक्टराइजेशन, डिस्क्रिमिनेशंस, एसोसिएशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, ट्रेंड डेविएशन, आउटलायर एनालिसिस एटसेट्रा, ये सारे के सारे डाटा माइनिंग के फंक्शंस होते हैं। कैरेक्टराइज कर रहा होता है डाटा को, डिस्क्रिमिनेट कर रहा होता है, एसोसिएशन बता रहा होता है डिफरेंट डाटा के उन क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और उनके ट्रेंड्स एनालिसिस या उनकी डेविएशन को मेजर कर रहा होता है या उसके आउटलायर एनालिसिस परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिप्टिव डाटा माइनिंग परफॉर्म हो रही होती है। इसी तरह मल्टीपल इंटीग्रेटेड फंक्शंस एंड माइनिंग एट मल्टीपल लेवल्स, ये सारे के सारे डाटा माइनिंग के फंक्शन हैं। इनको आगे हम देखते हैं। जस्ट अभी यहाँ पे इनके एक ओवरव्यू इनका, ये सारी की सारी चीज़ें इस पूरे कोर्स के अंदर इंशाल्लाह यही हमारे पास डाटा माइनिंग के जो फंक्शंस हैं यही हमने देखते हैं। देन जो टेक्निक यूटिलाइज की जाती हैं इसमें डाटा इंटेंसिव होती है, डाटा वेयर हाउसिंग होती है, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक, पैटर्न रिकॉग्निशन, विजुअलाइजेशन और हाई परफॉर्मेंस एटसेट्रा, ये सारे के सारे टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा हमने शायद पिछले क्लास में देखा था कि जो सब्जेक्ट कौन कौन से जो यूज़ किए जाते हैं या यूज़ होते हैं डाटा माइनिंग के अंदर, आई थिंक वो इसी लेक्चर में है, पिछले मिनट में। ठीक है, देन एप्लीकेशन, जो भी डाटा माइनिंग की जो एप्लीकेशन जो एरियाज हैं वो रिटेल के में भी होता है। देन टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, बैंकिंग के अंदर, फ्रॉड एनालिसिस के अंदर, बायोमेडिकल डाटा माइनिंग के अंदर, स्टॉक मार्केट एनालिसिस के अंदर, ट्रेंड माइनिंग और वेब माइनिंग, ये सारे के सारे इसके एप्लीकेशन एरियाज हैं। इसका नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, स्लाइड नंबर 5 के अंदर। तो मीनिंगफुल डाटा सेट फॉर टारगेट एप्लीकेशन। तो मीनिंगफुल डाटा सेट फॉर टारगेट एप्लीकेशन, मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ डाटा फॉर माइनिंग एप्लीकेशन और रिलेशनल डेटाबेस, डाटा वेयर हाउस, ट्रांजैक्शन डेटाबेस। ये अभी हम पिछली स्लाइड में मैं बोल चुका हूँ कि जो बेसिक फॉर्म ऑफ जो डाटा माइनिंग एप्लीकेशन के जो बेसिक फॉर्म ऑफ डाटा है वो आपके पास रिलेशन डेटाबेस की फॉर्म में होता है। जो कि रिलेशन डेटाबेस आपको पता है कि वो जो डेटाबेस के अंदर आप टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं डाटा को, तो वो रिलेशन डेटाबेस होता है। डाटा वेयर हाउस, जस्ट ओवरव्यू मैंने दिया आपको। डाटा वेयर हाउस के अंदर वो प्री प्रोसेस डाटा पड़ा होता है उस डाटा वेयर हाउस के अंदर। दैन ट्रांजैक्शनल डेटाबेस, ऐसा डेटाबेस होता है जिसके अंदर किसी भी फॉर्म की ट्रांजैक्शन पड़ी होती हैं। वो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, वो बैंक की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, वो किसी सेल परचेज की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। और एक ट्रांजैक्शन एक आपकी एक इंस्टांस होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल आइटम, फॉर एग्जांपल एक परचेज की ट्रांजैक्शन की है किसी ने। फॉर एग्जांपल आप में से किसी ने किसी एक शॉप के अंदर से कोई 10 आइटम परचेज किए हैं, 10 आइटम्स आपने जो परचेज किए हैं, तो वो 10 आइटम्स की आपके पास पूरी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। आइटम के का कोड जो भी उस शॉपिंग मॉल ने रखा था, उसका नाम, उसकी क्वांटिटी, उसकी प्राइस, और करते करते जितनी भी आपने आइटम्स खरीदी, और उन आइटम्स के एंड के ऊपर आपके पास एक अमाउंट आ जाती है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी परचेज की आपने। और देन
जो उसका टोटल बिल कितना था। देन जब आप पेमेंट करते हैं तो वो वहाँ पे नोट करता है कि इतने पैसे रिसीव किए, और अगर कोई बैलेंस बचता है तो आपको वो लिख के उसमें लिखा होता है कि इतना बैलेंस, तो आपको वो रसीद वो दे दी जाती है। अब वो जो एक रसीद जो ली आपने अपने ट्रांजैक्शंस की, वो आपकी एक एक ट्रांजैक्शन है। आपने चाहे एक आइटम खरीदी, चाहे आपने 1000 आइटम खरीदी, वो एक ही ट्रांजैक्शन काउंट होती है। ठीक है। इसी तरह आप बैंक के अंदर हम कोई भी कैश विड्रॉ का या डेबिट या क्रेडिट की कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं तो वो एक ट्रांजैक्शन कहलाती है। तो इसी तरह हमारे पास ट्रांजैक्शंस का भी डेटाबेस पड़ा होता है। अगर हमने किसी लाइक प्रिडिक्ट करना है, किसी भी शॉपिंग मॉल में प्रिडिक्शन करनी है, या उनको उनमें हमने ये देखना है कि कौन सी आइटम्स जो हैं वो इकट्ठी खरीदी जा रही हैं एक ग्रुप की फॉर्म में, या कौन सी 2 या 3 आइटम्स हैं जो कस्टमर अगर उनमें से एक आइटम खरीदता है तो उसके साथ वो आइटम लाजमी खरीदता है। तो वो उनका जो रिलेशनशिप डिफाइन किया जाता है, वो उन तमाम ट्रांजैक्शन का एनालिसिस किया जाता है, और उसमें से देखा जाता है कि कौन सी अगर कस्टमर एक चीज़ खरीदता है तो साथ दूसरी भी खरीदता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है या एक कंप्यूटर की शॉप है, आप वहाँ से कंप्यूटर खरीदते हैं, तो कंप्यूटर खरीदते हैं या लैपटॉप खरीदते हैं, तो उसके साथ कौन सी आइटम है जो मोस्ट प्रोबेबली आप साथ खरीदेंगे? तो डेफिनेटली उसके साथ जो चांस है जिसके ज़्यादा खरीदने के या मोस्टली लोग खरीदते हैं, वो उसका हो सकता है यूएसबी खरीद लें, उसका माउस खरीद लें, जो एक्सटर्नल माउस खरीद लें, हो सकता है हेडफोन खरीद लें। तो जो भी ज़्यादा आइटम्स खरीदी जाएंगी तो वो देखा जाएगा कि इस आइटम के साथ कौन सी आइटम जो है ना वो साथ खरीदी जा रही हैं। तो वो आइटम्स जो है ना वो उस फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स 1000 परचेज किया उस शॉपकीपर ने, तो वो कोशिश करेगा कि अगर देखेगा कि अगर उसके साथ हेडफोन हर कोई खरीद रहा है तो वो 1000 हेडफोन भी साथ ही परचेज कर लेगा, ताकि उसकी जो सेल्स है वो बढ़ सके। इसी तरह अगर सुबह ट्रांजैक्शन का सारा एनालिसिस किया तो पता चला कि मॉर्निंग टाइम के अंदर या सुबह 6 से लेकर 9 या 10 बजे के दौरान जो भी ट्रांजैक्शन हुई उन ट्रांजैक्शन में जब भी ब्रेड खरीदी गई तो साथ अंडे जो है वो मोस्टली खरीदे गए, या अंडे खरीदेगी साथ ब्रेड खरीदेगी, या इनके साथ अगर जैम या केचप वगैरह ये चीज़ें इनसे रेलेवेंट हैं, तो वो चीज़ें आपस में इनकी इन ट्रांजैक्शन से एनालिसिस किया जाएगा तो पता चलेगा कि किस आइटम के साथ कौन सी आइटम मोस्ट प्रोबेबली खरीदी जाती है। तो एक आइटम जब आपके पास मौजूद होती है तो उसके साथ जो एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि इसके साथ कौन सी दूसरी ट्रांजैक्शन जो आइटम है उस ट्रांजैक्शन में शामिल है, तो उसको भी मेक श्योर किया जाता है कि वो अवेलेबल रहे, ताकि कस्टमर को भी मसला ना हो, और जो शॉपकीपर है उसकी जो सेल है वो भी बढ़ सके। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन डेटाबेसेस हमारे पास ज़्यादा होते हैं जिनके ऊपर हमने माइनिंग परफॉर्म करनी होती है, क्योंकि ये रियल टाइम डाटा होता है। ठीक है, तो हमारे पास इसको हम कहते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस। ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि सेल परचेज के वाले से किसी भी स्टोर में से, तो वो आपका कहलाता है मार्केट बास्केट एनालिसिस। नेक्स्ट स्लाइड पे स्लाइड नंबर 6 पे चलें तो हमने कहा कि जो डाटा की जो फॉर्म्स होती हैं वो बेसिकली 3 फॉर्म्स होती हैं। एक रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, दूसरा डाटा वेयरहाउस होता है, तीसरा ट्रांजैक्शन डेटाबेस होता है। तो डेटाबेसेस का डाटा है, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास डेटाबेसेस का डाटा होता है उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, या वो क्या हमारे किस काम का आता है, किस तरह से हम उसको अपने डाटा माइनिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो मेजर जो चीज़ होती है हमारे पास वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, जो कि कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा स्टोर होता है उनके अंदर, और उनको हम कहते हैं कि उनको हम डेटाबेस कहते हैं।
और उसके अलावा इसमें सेट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी जो होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं कि उस डाटा को मैनेज करने के लिए। जैसा कि आपको पता ही ये चीज़ कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या फ़र्क है। डेटाबेस तो आपका वो हो गया जहाँ पर आप इंटर रिलेटेड डाटा स्टोर करते हैं। वो टेबल हो सकते हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है जहाँ पे आप अपने डाटा को स्टोर करते हैं, इंटर रिलेटेड डाटा को। ठीक है, डेटाबेस में डाटा जो होता है वो इंटर रिलेटेड डाटा होता है। वो ऐसा डाटा नहीं होता जो कि उसका कोई आपस में रिलेशन नहीं होता। आप कोई भी डेटाबेस डिज़ाइन करते हो किसी भी एप्लीकेशन के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कोई डेटाबेस डिज़ाइन करते हो, तो वो सारे का सारा डाटा आप लाइक अपने किसी भी प्रोजेक्ट में आप फॉर एग्जांपल कह देते हो कि टाइम टेबल का डेटाबेस बना रहे हो आप, या स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन का डेटाबेस बना रहे हो, या स्टूडेंट के वार्ड लिस्ट का डेटाबेस बना रहे हो, या कुछ भी आप डेटाबेस बना रहे हो, तो वो डेटाबेस क्या होता है, उसके अंदर जितना भी डाटा होता है वो सारे के सारा इंटर रिलेटेड होता है। तो उसको आप स्टार्टअप कैसे लेते हो? सबसे पहले आप उसका उस डेटाबेस के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो आप पहले आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, उसको जीरो नॉर्मल फॉर्म में टेबल में डाल देते हो। जी, गर्ल्स को कोई बार बार रिमूव करे। अभी आप किसी स्टूडेंट ने वो कहा कि उस सबको अटेंडी बना दिया है। सर इसके बावजूद भी समरा को रिमूव कर दिया गया है। अच्छा, आप इस तरह के जो मेरे वॉइस है ना, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ना, तो आपके पास ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। तो इस रिकॉर्डिंग को आप डाउनलोड करके शेयर कर लीजिएगा। स्लाइड्स मैंने शेयर की हुई हैं, तो इसका भी सलूशन देखते हैं कि किस तरह से जो ना रिमूव की अटेंडी क्यों रिमूव करते हैं और कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, सबके लिए नया सिस्टम है। सर जी? इस टाइम प्रेजेंटर्स में सिर्फ आप, मैं और उसामा रज़ाक हैं, और जो अननोन यूज़र है ना वो बार बार लॉबी में इंटर हो रहा है, मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। अगर वो कोई लड़कियों में से कोई है तो वो नाम चेंज कर दे तो उसको कर देते हैं ऐड। नहीं, वो किस तरह से इस ग्रुप में कैसे ऐड हुआ? उसका कोई आईडी है जिसकी वजह से है ना? वो आईडी के बगैर तो नहीं हो सकता, ईमेल आईडी के बगैर। सर वो आई थिंक मैडम जी, सही, गर्ल्स में से कोई भी नहीं है। ये सेकंड सेमेस्टर की जब क्लासेस हो रही थी, ये उधर भी उन लोगों को तंग कर रहा था, ये अननोन जो भी है। सही, हम में से कोई भी नहीं है, गर्ल्स में से कोई भी नहीं है। सर मैं उसी अननोन यूज़र को बार बार रिमूव कर रहा हूँ, उसके अलावा किसी को रिमूव नहीं किया। बाकी सारे अटेंडी हैं। प्रेजेंटर्स में मैं, आप और उसामा रज़ाक हैं इस टाइम सिर्फ। ठीक है, चले। एनी हो, अगर कोई रिमूव हो जाता है तो वो मेरी इस पे रिकॉर्डिंग में वॉइस की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप उसको डाउनलोड करके शेयर कर लीजिएगा आपस में। तो लेक्चर जो पीपीटी स्लाइड्स वो आपके पास, मैं उसके रेफर करके ही डिस्कस कर रहा हूँ उसको। ठीक है? ओके सर, ठीक है। यस सर। ओके सर। अच्छा, तो डेटाबेसेस के अंदर जो डाटा होगा वो आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है बेसिकली? डेटाबेस और प्लस सॉफ्टवेयर होता है जो उसको मैनेज कर रहा होता है उस डाटा, पूरे डाटा के एक्सेस को। उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपके पास तमाम वो उसमें डाटा के फॉर्म्स कैसे बनते हैं, उस क्यूरीज कैसे लगाई जाती हैं, इस तरह की सारी चीज़ें आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आ जाती हैं। Or relational database is a collection of tables, each of which is assigned a unique name. हर table का एक unique name होता है. Each table consists of set of attributes and a large set of tuples. Attributes के जितने भी आपके columns होंगे और tuple उसके जितने भी उसकी rows या records होंगे वो आपके इसके tuples होंगे. ठीक है, तो ये अननोन यूजर फिर आ गया। आप लोगों ने माइक्स ऑन किए हुए हैं।
सर ये जवेरिया बाजी का है इसमें। इसका कौन सा? हमारा बाकी किसी का नहीं। अच्छा, ये अननोन यूजर फिर बार बार आ रहा है। ठीक है जी, चलें कंटिन्यू करते हैं जी। इसमें इसी स्लाइड नंबर 6 में देखें, आपके पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। लाइक एग्जांपल एंटिटी है आपकी कस्टमर के साथ उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर एड्रेस, एज, इस तरह के डिफरेंट इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो रिलेट करें कस्टमर एंटिटी के साथ। इसी तरह आइटम एक एंटिटी है, इसके भी आइटम आईडी, ब्रांड, कैटेगरी, टाइप, प्राइस वगैरह वगैरह, ये भी सारे के सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है आपका, एम्प्लॉय के भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। ब्रांच है, उसके भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। परचेजेस हैं, उसके भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। आइटम सोल्ड है, उसके भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। और इसी तरह वर्क एट, ये बेसिकली आपके जितने भी एंटिटीज़ हैं उनके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स दिखाए गए हैं। तो डेटाबेस के अंदर ये सारे के सारे जो एंटिटीज़ हैं, ये आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल है ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, रिलेशन डेटाबेस फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक की ऑर्गेनाइजेशन कह लें जिसके डिफरेंट जगहों के ऊपर स्टोर्स हैं। इन उसकी शॉप्स की जो ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट जगहों पे लोकेटेड हैं, और उनका सारों का एक हर एक ब्रांच का अपना अपना डेटाबेस है, और देन कलेक्टिवली वो सारी की सारी समरी जो है वो उसके हेड ऑफिस में भी जाती है। तो ये इस तरह का एक आपकी इस बुक के अंदर एग्जांपल है। उस एग्जांपल से मुतल्लिका आपका ये डेटाबेस है जिसमें कस्टमर, आइटम, एम्प्लॉय, ब्रांच, ब्रांचेस कौन सी, हर ब्रांच का अपना आईडी होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका नेम होगा। इसे परचेज, सोल्ड आइटम और वर्क्स एट। ठीक है, सो स्लाइड नंबर 7 पे चले जाएं। तो जो आपके पास जो डाटा कैन बी एक्सेस्ड बाय डेटाबेस क्यूरीज। अब जो डेटाबेस के अंदर से जो भी आप डाटा को एक्सेस करते हैं वो उनको एक्सेस करने के लिए आप क्यूरी लगाते हैं। इन आप कोई भी उसमें से रिट्रीव करना है, उसमें से सब सेट ऑफ डाटा आपने रिट्रीव करना है, तो उसको आपको क्या करनी पड़ेगी कि क्यूरी लगानी पड़ेगी। सब नॉर्मली आप लोगों ने डेटाबेसेस का सब्जेक्ट पढ़ा है, उसमें आप क्यूरी वगैरह लगाते होंगे एसक्यूएल के अंदर या किसी भी क्यूरी लैंग्वेज के अंदर आपने क्यूरीज लगाई होंगी। तो बेसिकली आप किसी उस डेटाबेस में से कोई सबसेट ऑफ डाटा आप लेना चाहते हैं, तो फिर आप उसमें कोई क्यूरीज के थ्रू ही ले सकते हैं। Then when data mining relation databases, we need to we can go further by searching for trend or data pattern. अब बेसिकली हम जब भी कोई क्यूरी लगाते हैं तो उसमें बेसिकली हम कोई सी ट्रेंड या उसके पैटर्न को निकाल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि टू एनालाइज कस्टमर डाटा टू प्रेडिक्ट द क्रेडिट रिस्क फॉर न्यू कस्टमर बेस्ड ऑन देयर इनकम, एज एंड प्रीवियसली क्रेडिट इंफॉर्मेशन। इस सारे इंफॉर्मेशन के बाद हम उसको देखना है कि उसकी जो क्रेडिट कार्ड, जो क्रेडिट की रिस्क है उसको प्रिडिक्ट करना है कस्टमर की कि उसको हम कोई क्रेडिट दें या ना दें। मसलन कोई भी बैंक है उसने देखना है, तो वो उस कस्टमर की इन इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इन एट्रीब्यूट्स को, उसकी इनकम कितनी है, उसकी एज कितनी है, उसका प्रीवियस क्रेडिट इनकम रिकॉर्ड क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, ताकि उसकी बेस के ऊपर हम उसको कोई बैंक उसको जो है वो क्या करे, उसको क्रेडिट, उसको लोन वगैरह दे या ना दे। इसके अलावा डिटेक्ट डेविएशन ऑफ सेल्स के किसी भी ये देखना कि किसी भी स्टोर की जो सेल है वो डेविएट क्यों हो रही है, वो रिड्यूस क्यों हो रही है, तो उस सारे का भी एनालिसिस किया जाता है डेटाबेस क्यूरीज के थ्रू ही। तो उसमें हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल कहते हैं डाटा माइनिंग में डिस्कवर दैट
there has been a change in a packaging of an item or the significant increase in price, कि वो किस वजह से डेविएशन किस वजह से हुई है, कि वो डेविएशन उसके जो पैकिंग चेंज होने की वजह से हुई है, या उसके प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से उस आइटम्स की जो सेल है वो डेविएट हुई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास डाटा से रेलेवेंट है, जिसमें हमने देखना कि किस तरह से हमने डेटाबेसेस का जो डाटा है उसको यूज़ करते हुए हमने उसके ऊपर माइनिंग परफॉर्म करनी है या कोई डिसीजन परफॉर्म करना है। इसी तरह अगर हम डाटा अगली स्लाइड नंबर 8 में चले जाएं तो डाटा जो हमारे पास डाटा स्टोर होता है वो हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर स्टोर होता है। तो फॉर एग्जांपल जो भी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एक कंपनी है, वो उसकी डिफरेंट जो साइट्स के ऊपर साइट्स हैं या डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर लाई कर रही हैं। तो अब उसका जो डाटा है वो डिफरेंट जगहों के ऊपर लाई कर रहा है। रेफरेंस के लिए आप जो बुक आपको दी हुई है, इसके जो स्लाइड के एंड के ऊपर जो आपकी हैं रेफरेंस दिए हुए हैं उनको भी देखें और बुक को ज़रूर स्टडी करें, ताकि अगर ऑनलाइन में आपको मसलन आप क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा होता तो कुछ और चीज़ें और तरीके से बता सकता था, लेकिन चूंकि अब ना मुझे आप देख सकते हैं ना मैं आपको देख सकता हूं, और मुझे ये नहीं पता कि आपको समझ आ रही है और क्या समझ आ रहा है और क्या समझ नहीं आ रहा। तो मैं उस आपके एक्सप्रेशन को देख के मैं चीज़ों को रिवाइज या इंक्लूड या एक्सक्लूड करने के काबिल नहीं हूँ। तो अभी आपको अगर समझ आ रही है तो ठीक है, अगर फर्दर इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं है तो बुक की जो उसका पेज नंबर या मैंने रेफ़र किया हुआ है उसको आप ज़रूर देखें, ताकि आपको मज़ीद चीज़ वो समझ आ सके। तो चूँकि हमारे पास जो डाटा है वो हमारे पास डिफरेंट साइट्स के ऊपर भी लाई कर सकता है, इसलिए हमें क्यूरी फ्रॉम न्यूमरस हेटेरोजेनियस डेटाबेस लोकेटेड एट न्यूमरस साइट्स पढ़ा हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास डाटा वेयर हाउस की हमें ज़रूरत होती है कि डाटा वेयर हाउस क्या इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। ठीक है, फिगर में भी देखें कि आपके पास जो डेटा बेसिस हैं वो डिफरेंट सिटीज़ का डेटा बेसिस है। तो ये क्या रिपोजिटरी है, डेटा वेयर हाउस है जो इंफॉर्मेशन की कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज स्टोर्ड अंडर यूनिफाइड स्कीमा। अब जो इसका स्कीमा है, डेटाबेस स्कीमा आपने पढ़ा होगा, उसका स्कीमा जो वो सेम होना चाहिए एंड यूजुअली रिजाइडिंग एट द सिंगल साइट, जो कि आमतौर पर एक सिंगल साइट पे स्टोर पड़ा होता है। डाटा वेयर हाउस सिंगल साइट पे होगा, लेकिन जो डाटा बेसिस होंगे वो कलेक्ट किए जाएंगे डिफरेंट डाटा सोर्सेज से, डिफरेंट डाटा बेसिस से, और उसको उसके ऊपर क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या लिखा है, लोड एंड रिफ्रेश, ये आपके जो एरो में के अंदर ये चीज़ें, ये सारी की सारी डाटा प्री प्रोसेसिंग की जाएगी, और प्री प्रोसेसिंग के बाद ये सारे के सारे डाटा जो है वो डाटा वेयर हाउस में स्टोर होता है। अब डाटा वेयर हाउस के ऊपर उस पर क्यूरी और उसके ऊपर एनालिसिस वगैरह परफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे पास उस कह सकते हैं हम उसको, जो डाटा माइनिंग के जो भी एल्गोरिदम्स हैं या टेक्निक है वो उसके ऊपर लगा के हम उसका उन तमाम डाटा को जो डिफरेंट डाटा बेसिस या हेटेरोजेनियस लोकेशंस पे स्टोर है उसके ऊपर हम वो पैटर्न, उसका यूजफुल पैटर्न निकाल सकते हैं। आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर, क्योंकि टाइम हो गया अभी। आपकी अपने अटेंडेंस भी अपनी आप अटेंडेंस आप इस तरह करें, आपने मैं इधर से भी देख लेता हूँ, प्लस आप जो है वो व्हाट्सएप पे मुझे वहाँ पे भी सेंड कर दें। ठीक है, आपने अपने रोल नंबर्स मुझे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़। सर काइंडली पिछले लेक्चर्स जो रिकॉर्डिंग्स हैं फर्स्ट और सेकंड लेक्चर की वहाँ पे पड़ी होगी सर, काइंडली डाउनलोड करके ग्रुप में सेंड कर दें सर, आईडीज़ की इश्यूज़ की वजह से हम वो लेक्चर्स नहीं ले सके।
स्टूडेंट्स आप में से किसी के पास है तो शेयर कर दें ग्रुप के ऊपर। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स मेरे पास सर पड़ी तो है लेकिन जी जी सर अटेंडेंस के लिए आप इधर से ही प्रिंट कर लें, जो अटेंडीज है ना वो सारी जी जी प्रिंट वो हो जाएगी, यही फाइल प्रिंट वो हो तो जाएगी। मैंने जिसने कॉल जिसका नेट नहीं है फिर उसका अटेंडेंस का क्या होगा? असल में जो री इनरोल स्टूडेंट, कुछ री इनरोल स्टूडेंट भी है ना, उन की भी अटेंडेंस का इशू है। यार सर हमारी पिछले लेक्चर्स की भी नहीं हुई क्योंकि हमारा री एनरोल अच्छा अब हुआ है तो उन्हीं की नहीं। ये उसामा हाँ दूसरा वो भी अच्छा स्टूडेंट इस तरह से कि आप में से जिसका भी कोई अटेंडेंस मैंने अपलोड की थी, अगर किसी की एब्सेंटी है और वो लगवाना चाहता है तो मुझे लेक्चर 1 या लेक्चर 2 के हिसाब से मुझे अपना रोल नंबर और लेक्चर 1 रोल नंबर, लेक्चर 2 जो भी है वो व्हाट्सएप कर दें तो मैं उस ताकि आप अपडेट कर दूं। और रूल वही सेम होगा, 15 दिन के बाद मैं अपडेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ओके सर। सिचुएशन ऐसी है कि किसी के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, सारे स्मूथली काम करें लेकिन काम करें। ठीक है, तो आप में से किसी की भी अटेंडेंस अगर रहती है तो रहती काफ़ी सारे लोगों की, वो अगर लगवाना चाहते हैं तो मुझे अपने रोल के साथ जो है ना लेक्चर नंबर भी साथ लिख दें ताकि मैं उस तरह अपडेट कर दूं। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।